स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को संशोधित करने के लिए बिल लेकर आई सरकार। घरेलू कार्बन मार्केट बनाना है मकसद। वैश्विक स्तर पर क्योटो प्रोटोकॉल में आई थी संकल्पना। वैज्ञानिकों ने किया दुनिया का पहला सिंथेटिक एम्ब्रियोज विकसित। इजराइल के इंस्टीट्यूट ने किया है विकास। एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन कम होने की संभावना। और 7 अगस्त को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करेगा इसरो। आजादी सेट भी जाएगा साथ। NSIL के पास है इसके निर्माण की जिम्मेदारी। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब के लिए जरूरी सूचना यह है कि अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं उसे, और उस पर आपको रोजाना इसका PDF मिलेगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सरकार एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को संशोधित करने के लिए एक बिल लेकर आई है। तकरीबन 20 साल पुराने इस एक्ट को संशोधित करने के 2 मकसद हैं। पहला है एक वर्ग विशेष के लिए हरित ऊर्जा का प्रयोग करना कंपल्सरी करना। मतलब ये कि एक प्रेस्क्राइब्ड सीमा तक ऊर्जा के लिए नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इस वर्ग विशेष में उद्योग, कमर्शियल और कुछ रेसिडेंशियल भी शामिल होंगे। दूसरा मकसद है घरेलू स्तर पर कार्बन मार्केट बनाना। गौरतलब है कि कार्बन मार्केट से मतलब है जहां पर कार्बन क्रेडिट्स का ट्रेड किया जा सके। इनका मकसद होता है एमिशन यानी उत्सर्जन में कमी लाना। इन मार्केट्स में उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट हासिल करने के लिए किसी उद्योग को निर्धारित मानकों पर बेहतर काम करना होता है। वे उत्सर्जन को कम करके मानकों का अनुपालन करते हैं। इसके एवज में कार्बन क्रेडिट हासिल करते हैं। वहीं जो उद्योग इन मानकों का पालन नहीं कर पाते वे कार्बन क्रेडिट को खरीद सकते हैं। वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट की बात क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी। प्रोटोकॉल के आर्टिकल 12 में CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की गई है, जिसमें एनेक्सर 1 के विकसित देश गैर एनेक्सर 1 के देशों में CDM परियोजनाएं चलाकर कार्बन क्रेडिट हासिल कर सकते हैं। इस तरह विकसित देश एमिशन को कम करने के अपने टारगेट्स को कार्बन क्रेडिट के जरिए पूरा कर सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया, वहीं इसे लागू साल 2005 में किया जा सका। अगली खबर देखते हैं। वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला सिंथेटिक एम्ब्रियोज विकसित किया है। इसे स्पर्म, एग्स और फर्टिलाइजेशन के बिना विकसित किया गया है। इजराइल स्थित वेजमैन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने चूहे के अलग अलग स्टेम सेल्स से एक एम्ब्रियोज को बनाया। इसमें स्पर्म, एग्स और फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसे सिंथेटिक एम्ब्रियोज कहा जा रहा है। इससे नेचुरल एम्ब्रियोज यानी प्राकृतिक भ्रूण में टिश्यूज के विकास के संबंध में रिसर्च करने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन कम होगा, साथ ही ह्यूमन सेल्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के लिए नए सोर्स हासिल होंगे। मसलन किसी ल्यूकेमिया पीड़ित व्यक्ति के स्किन सेल्स को बोन मैरो स्टेम सेल्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जिससे उसे ट्रीट किया जा सके। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियोज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें ह्यूमन एम्ब्रियोज के बारे में कम पता है। इस स्तर पर पहुंचने के लिए भी रिसर्च की जरूरत है। आपको बता दें कि स्टेम सेल्स ऐसी मानव कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग कोशिकाओं में डेवलप होने की क्षमता रखती हैं। ये डैमेज टिश्यूज को भी फिक्स कर सकती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में स्टेम सेल्स थेरेपीज की मदद से गंभीर बीमारियों मसलन पैरालिसिस, अल्जाइमर्स इत्यादि का इलाज भी संभव हो सकेगा। इनका प्रयोग नई औषधियों को परखने के लिए भी किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो जैसे स्टेम यानी तना पेड़ में शाखाएं, पत्तियां, फूल और बीज बना सकता है, वैसे ही मानव शरीर में स्टेम सेल्स कच्चे माल की तरह होते हैं, जिन्हें अन्य कोशिकाओं में बदला जा सकता है। साल 2012 में UPSC ने स्टेम सेल्स पर एक सवाल पूछा था। सवाल था, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है।
स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। इसरो 7 अगस्त को SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करेगा। इसके साथ एक EOS-02 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और आजादी सेट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। गौरतलब है कि आजादी सेट को देश भर के सरकारी स्कूलों से कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक की 750 लड़कियों ने तैयार किया है। इसका मकसद आजादी के अमृत महोत्सव को मनाना है। आपको बता दें कि SSLV को मांग के मुताबिक तैयार किया जाता है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को सौंपी गई है। NSIL डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत केंद्र सरकार की एक कंपनी है। SSLV के कई फायदे हैं, मसलन मांग के मुताबिक तैयार करना, लागत प्रभावी होना और एक साथ कई सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकना। साथ ही इसे लॉन्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत कम होती है। वैश्विक स्तर पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मांग बढ़ रही है, इसलिए इसरो ने इसके विकास पर फोकस शुरू किया है। SSLV एक लॉन्च व्हीकल का प्रकार है। इसकी मदद से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है। इन व्हीकल्स में एक मजबूत प्रोपल्सन सिस्टम होता है जो कि भारी वस्तु जैसे कि सैटेलाइट को लिफ्ट करने में मदद करता है। सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल दोनों के लिए स्पेसक्राफ्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पेस में भेजी जाने वाली किसी भी वस्तु के लिए एक जेनेरिक टर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इसका मकसद केंद्र और राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के बीच सहयोग के नए युग की शुरुआत करना है। मीटिंग के मुद्दों में फसल विविधीकरण, दालों और तिलहन में आत्मनिर्भरता के अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना और नगरीय प्रशासन शामिल हैं। गौरतलब है कि इस साल भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। साथ ही अगले साल 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग का आयोजन 2019 के बाद पहली बार व्यक्तिगत तौर पर हो रहा है। इस मीटिंग में इन मुद्दों पर भी रोडमैप तैयार किया जाना है। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की एक प्रीमियर बॉडी है जिसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करनी होती है। इसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है। ये राज्य और केंद्र के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए एक फोरम मुहैया कराती है। इसमें प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों समेत केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय है। यह भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष थिंक टैंक है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बनते हैं। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? रोटरडम कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, बॉन कन्वेंशन या फिर बेसल कन्वेंशन? दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नीति आयोग एक सांविधिक संस्था है। दूसरा कथन है इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। निम्न कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या फिर न तो 1 नहीं 2। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कल एक पूरे कंपाइलेशन के साथ, हफ्ते भर के कंपाइलेशन के साथ आपसे इसी टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।